इस वक्त जिस जगह पे मौजूद हूँ, ये जो छोटा सा टाउन देख रहे हो, ये है ग्रिथविकन, जहाँ पर सर अर्नेस्ट शेकल्टन, वहाँ पर उनकी डेड बॉडी भी दफन है, उनकी कबर भी है वहाँ पर, और वो इसी जगह पर आए थे अपने लोगों को बचाने के लिए। ये जो देख रहे हो, ये एक टाइम पे दुनिया का सबसे बड़ा वेलिंग स्टेशन हुआ करता था। यहाँ पर वेलिंग पीरियड में 1,70,000 से 1,80,000 बड़ी बड़ी वेलों को मारा गया था। देखो इतने बड़े बड़े होते हैं ये, 1 2 3 4 5 हो भाई, ये पूरी वेल की हड्डी है। यहाँ पर ये जो जगह देख रहे हो, यहाँ पर बड़ी बड़ी वेल पड़े रहती थी, वहां से स्टार्ट होता था, यहाँ तक आती थी। ऐसी ऐसी नाव में जाते थे समुद्र के अंदर, और एक आदमी बाइनोकुलर्स लेके वो ऊपर बैठे रहता था, जो देखते रहता था वेल कब ऐसे सांस लेती तो पानी आता है ना ऊपर, वो भी यहाँ से पास होता है। वो सर अर्नेस्ट शेकल्टन की कब्र पे आके विस्की या फिर रम वाइन जो भी रहती है वो टोस्ट करते हैं। कभी कभी ना मैं ये जगह को देखते देखते ना मैं रुक जाता हूँ, मतलब ये कितनी अनटच और एकदम अलग सी जगह है भाई। तो यार आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा, जब मैं पिछले साल बर्म्यूडा गया था, बर्म्यूडा ट्रायंगल और सारी मिस्ट्री को देखने, तब मैं आप लोगों को बोला था दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जब वो मिस्टीरियस जगह देखते हैं, जब वो अजीब अजीब जगह देखते हैं, अजीब अजीब जगह पे भाई क्या होता है, कैसी ज़िंदगी रहती है, वो सारी चीज़ देखते हैं, तो अपनी फैमिली मेम्बर से डिस्कस करते हैं, अपने दोस्त से डिस्कस करते हैं कि यार मैं आज एक ऐसा वीडियो देखा जहाँ पर भाई दुनिया का एक ऐसा कोना है, वहाँ पर ऐसा सीन होता है, ऐसी मिस्टीरियस चीज़ें होती है। लेकिन करोड़ों में कुछ मेरे जैसे पागल होते हैं, जब वो सारी मिस्ट्री देखते हैं और ऐसी अजीब अजीब जगह देखते हैं, तो उनमें कीड़ा जागता है कि अब मुझे वो जगह के बारे में और पढ़ना और देखना नहीं है, अब मुझे वो जगह विजिट करना है। और यही क्यूरोसिटी मुझे ले आई है भाई साउथ जॉर्जिया आइलैंड। आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा रहेगा, हम यहाँ पर पहली बार लैंड किए थे साउथ जॉर्जिया में, और इस वक्त मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, इस जगह का नाम है ग्रिथविकन। ये एक छोटा सा टाउन है, और आप लोगों ने ना भाई सर अर्नेस्ट शेकल्टन की स्टोरी के बारे में सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो भाई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आज मैं आप लोगों को पूरा सर अर्नेस्ट शेकल्टन की स्टोरी बताऊंगा, जो एक छोटी सी लकड़ी की बोट में 28 लोगों के साथ अंटार्कटिका जाते हैं, और उनका प्लान होता है दुनिया का सबसे पहला आदमी बनना जो साउथ पोल को एक्सप्लोर करके साउथ पोल पैदल चल के पहुंचने वाले। लेकिन उन लोगों के साथ बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाता है, उनकी नाव अंटार्कटिका में डूब जाती है। फिर वो छोटी सी नाव पे अपने लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर आते हैं, बिल्कुल इस जगह पे आते हैं। इस वक्त जिस जगह पे मौजूद हूँ, ये जो छोटा सा टाउन देख रहे हो, ये है ग्रिथविकन, जहाँ पर सर अर्नेस्ट शेकल्टन, वहाँ पर उनकी डेड बॉडी भी दफन है, उनकी कबर भी है वहाँ पर, और वो इसी जगह पर आए थे अपने लोगों को बचाने के लिए। अभी आप लोग शायद ज़्यादा कुछ समझ रहे नहीं होंगे, लेकिन अभी जब मैं वहाँ जाऊँगा तब आप लोगों को बताऊंगा ये जगह के बारे में, और ये जगह कितना स्पेशल, कितना रिमोट, कैसी जगह है, आप लोग के होश उड़ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं भाई, आज का दिन स्टार्ट करते हैं। यार सुबह हो गई है, पूरा एकदम तैयार हो गया हूँ यहाँ आने के लिए भाई। ये वाटरप्रूफ जैकेट, वाटरप्रूफ पैंट, वाटरप्रूफ बूट पूरा कवर करके प्रॉपर आना पड़ता है, क्योंकि अभी छोटे छोटे बर्फ़ भी गिर रही है, हवा भी चल रही है, तो ठंडी काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे पहले भाई हमको जाना है नीचे, जो हमारी शिप का मेन एरिया है, जहाँ पर हमारी गैदरिंग होगी, और वहाँ पर हमारा पूरा इंस्पेक्शन होगा, तब हमको लैंडिंग परमिशन मिलेगी ग्रिथविकन साउथ जॉर्जिया आइलैंड पे। देखो भाई सब सारे लोग आके यहाँ पर मेन बार वाले एरिया में बैठ गए हैं। अब हमारा यहाँ पर इंस्पेक्शन होगा, जूता देखेंगे, और बोले हैं बैग निकाल के साइड में रख दो ताकि आके बैग भी देख सके। जब तक ये इंस्पेक्शन नहीं होगा हम नीचे नहीं जा सकते, पूरा गवर्नमेंट का रूल है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब रुकते हैं, देखते हैं भाई जूता कपड़ा जो भी चेक करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा या फिर आपको बता दूंगा। ये देखो भाई, अगर किसी का ना जूते में गंदगी है तो लोग वैक्यूम से पूरा खींच रहे हैं। ये देखो कैसा देख रहे हैं भाई साहब। तो भाई हम हो गए हैं क्लियर, अब हम लैंड कर सकते हैं। क्लियर होने के बाद भी आपको इस प्रोसेस से फिर से गुजरना पड़ेगा। आप लोगों को मैं 3-4 बार दिखाया हूँ। पहले यहाँ पर जूता पोंछना है, देखो जूता पोंछे अच्छे से, फिर से एकदम क्लीन है भाई। मैं कल रात में भी पोंछा था, अभी चेक भी हुआ, फिर भी यहाँ पर हमको ये प्रोसेस करना पड़ता है यार। और अगर आप इस तरफ देखोगे तो आप लोगों को ना एक छोटा सा यहाँ पर रिसर्च स्टेशन देखने मिलेगा। ये है किंग एडवर्ड रिसर्च स्टेशन, और ये जो देखिए ना, ये है कैपिटल पूरे साउथ जॉर्जिया आइलैंड का। यहाँ की आबादी है 0, यहाँ पर 0 लोग रहते हैं। बस जो 40 लोग यहाँ पर रहते हैं
उसमें से तकरीबन 8 से 30 लोग वहाँ पर रहते हैं। वहाँ पर गवर्नमेंट की रिसर्च होता है और जो भी मरीन लाइफ है यहाँ पर जो भी चीज़ है उसके ऊपर आराम से वहाँ पर रिसर्च होता है, साइंटिफिक चीज़ें होती है। और जहाँ ग्रेट वीकेंड जा रहे हैं वहाँ पर मुश्किल से 15-20 लोग और रहते हैं जो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, और वो लोग गर्मियों में आते हैं। अभी गर्मी चल रही है, यहाँ पर बर्फ़ गिर रहा है भाई, गर्मी चल रही है, तो इस वजह से यहाँ पर आए हैं। और ठंडी में यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है, पूरा खाली सा रहता है, बस यहाँ पर वाइल्ड लाइफ फ्लरिश करता है। और यार ये देखो, जैसे कि आप लोगों को मैं कल बताया था कि यहाँ पर साउथ जॉर्जिया के गवर्नमेंट ऑफिसर भी आएंगे जो हमारी शिप पे पूरा चेक करेंगे। आप देख सकते हो उनके पीछे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफिसर। इनके लिए स्पेशल बोट आई है भाई जिसपे ये दोनों ही जाएंगे खाली। सेलर्स ग्रिप, सेलर्स ग्रिप। ये वाला उल्टा हाथ। अच्छा ये वाला उल्टा, इसलिए चलो भाई। जैसे कि आप लोगों ने देखा, ये जो फोर आर्म को पकड़ते हैं ये सेलर्स ग्रिप होती है। सेलर ग्रिप का ये होता है कि अगर आप यहाँ पकड़े हो और इनकेस कभी स्लिप भी होती है तो आपके पास हाथ रहता है पकड़ने के लिए वापस। ये सेफ्टी के लिए सेलर लोग यूज़ करते हैं। बाकी नज़ारा देखो यार, हल्का हल्का स्नोफॉल हो रहा है और क्या ठंडी लग रही है यार, और चारों तरफ हम पहाड़ से घिरे हुए हैं। यार ये देखो, हम ग्रेट वीकेंड लैंड करने वाले हैं और यहाँ पर देखो भाई पुरानी पुरानी सी बड़ी बड़ी सी शिप खड़ी हुई है, क्योंकि भाई यहाँ पर ये जो देख रहे हो ये एक टाइम पे दुनिया का सबसे बड़ा वेलिंग स्टेशन हुआ करता था। यहाँ पर वेलिंग पीरियड में 1,70,000 से 1,80,000 बड़ी बड़ी वेलों को मारा गया था। वेलिंग के भी बारे में आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। पहले हम यहाँ पर लैंड करते हैं ग्रेट वीकेंड पे। बहुत ठंडी है यार, हवा भी चल रही है। Hello guys, welcome to Great Weekend. So guys, a couple of things first. The first building you'll see over there behind the boat is the museum. So I do recommend you go through the museum first if you can. You're free to walk around the buildings. Do be careful because there's a lot of loose remains around the area. So again, be on the lookout. And there is some wildlife around the area too. So remember to keep your distance from the animals. At 11:30, we'll gather everybody to get to the graveyard. And at 12, we'll make our toast and then head back to the ship. Okay? तो स्वागत करता हूँ आप सभी का ग्रेट वीकेंड साउथ जॉर्जिया में। और आप लोगों ने थोड़ा सा गाइडलाइन सुना, अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30। हमारे पास 2 घंटा है एक्सप्लोर करने के लिए। फिर 11:30 बजे हमको मिलना है सर अर्नेस्ट शेकल्टन की कब्र पे, क्योंकि ये एक रिचुअल है। जितने भी सेलर यहाँ से पास करते हैं सर अर्नेस्ट शेकल्टन को रिस्पेक्ट देने के लिए उनकी कब्र पे वो विस्की या फिर दारू जो होती है वो टोस्ट करते हैं। ये एक रिचुअल बन गया है, क्योंकि जितने भी सेलर है दुनिया के उनको अपना गुरु मानते हैं। और उनका एक टाइटल था द बॉस। उनको सर नहीं बोलते थे, उनके लोग उनको बोलते थे द बॉस, क्योंकि ये एक बहुत बढ़िया लीडर थे। जब मैं स्टोरी आपको बताऊँगा तब आराम से डिटेल में पूरी चीज़ें मालूम पड़ेगी आपको। और ये देखो बड़े बड़े से खंडर शिप यहाँ पर खड़े हुए हैं। जैसे कि आप लोगों को बताया था, ये पूरे दुनिया का सबसे बड़ा वेलिंग सेंटर हुआ करता था। 1904 में एस्टैब्लिश हुआ था। और यहाँ पर जो लास्ट वेल मारे थे वो मारे थे 1965 में। तो आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट 61 ईयर के लिए यहाँ पर वेल मारे थे। और सिर्फ ये साउथ जॉर्जिया और ये जो यहाँ पर वेलिंग स्टेशन है इसमें तकरीबन 1,80,000 वेलों को मारा गया था। कभी 30 मारते थे एक स्टेशन पे, कभी 25 मारते थे। और ये आपको लग रहा होगा कि भाई 25-30 वेल कितनी ही होती है यार, लेकिन अगर एक वेल का अगर आप साइज़ देखो वो इतनी बड़ी वेल होती है। और फिर सारा कुछ जो प्रोसेस होता था वो लोग यहाँ पर, ये देखो आप लोगों को ना ऐसी अबेंडेंड वेलिंग फैक्ट्रियाँ देखने मिलेगी जहाँ पर सारा कुछ वो वेल का मीट और मांस होता था उसको प्रोसेस करते थे। वेलों को सबसे ज़्यादा उनके मीट के लिए नहीं मारा जाता था, सबसे ज़्यादा उनमें जो ऑयल निकलता है ना, जिसको ब्लैक गोल्ड और गोल्ड बोलते हैं, उसके लिए यहाँ पर वेलों को मारा जाता था। और वो ऑयल निकालने के लिए जो वेल की स्किन होती है, ब्लबर जिसको बोलते हैं, स्किन के नीचे बहुत मोटा सा फैट होता है ब्लबर, उसको जलाया जाता था। और जलाने के बाद उसमें से ऑयल निकलता था। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर वेलों को मारा जाता था। और डिटेल में आपको बताऊँगा, लेकिन आप यहाँ के नज़ारे लो पहले। ये देखो ये खंडर सी शिप है, यहाँ छोटा सा यहाँ पर डॉक सा बना हुआ है। और ये पूरी खंडर सा वेलिंग स्टेशन। और सामने ही आप लोगों को देखने मिलेगा म्यूज़ियम। और ये जो पूरा ग्रेट वीकेंड है इसके स्टार्ट से, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट से एंड तक सिर्फ 6 मिनट की वॉक है। बस ये इतना छोटा सा टाउन है। तो सबसे पहले हम चलेंगे म्यूज़ियम, लेकिन यहाँ पर ना मुझे भी कुछ चीज़ देखने मिल रही है। मैं आप लोगों को सबसे पहले वो दिखाता हूँ। जब मैं वहाँ से क्रॉस कर रहा था ना, मुझे बहुत अलग सी चीज़ देखने मिली थी। शायद वो वेल की हड्डी पड़ी है वहाँ पर। और यहाँ पर बर्फ़ भी काफ़ी ज़्यादा है यार। और अभी भी कंटिन्यू थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल चली रही है। ये देखिए ये सारी कुछ यहाँ पर वेल की हड्डियाँ पड़ी है। देखो ये वेल की हड्डी है जो सूख के उसके अंदर थोड़ा सा ना मॉस हो गया है। देखो ये भी वेल की हड्डी है।
आप लोगों को ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा है भाई, ये कम से कम 2.5 फीट का होगा। यहाँ पर एक वेल की हड्डी है, यहाँ पर वेल की हड्डी है। तो यार ये बहुत डार्क पीरियड था साउथ जॉर्जिया का, मतलब इतने ज़्यादा मांस उसमें ना मारे वेलों को कि वेल एक्सटिंक्शन पे आ गई थी, मतलब लिटरली 90% वेल ख़त्म हो गई थी, इतना ज़्यादा वेलों को मारा गया। अभी मैं आप लोगों को डिटेल में अच्छे से बताता हूँ। ये देखो यहाँ पर पूरे साउथ जॉर्जिया में सिर्फ एक रोड नहीं, बस एक रास्ता है, ये है पूरे साउथ जॉर्जिया में, सिर्फ एक ये रोड है। रोड तो नहीं है, बस एक कच्चा सा रास्ता है जहाँ से इनकी गाड़ियाँ क्रॉस करती है। और यहाँ पर एक म्यूज़ियम है, एक पोस्ट ऑफिस है, ये खंडर सा वो है। जो भी रहेगा आप लोगों को मैं पूरा दिखाता हूँ। बाकी क्या खूबसूरत सा नज़ारा है यार। और मौसम ना भाई कल से बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप देख सकते हो ऊपर पूरा था बादल से बैठा हुआ है और हवा चल रही है, उसके साथ में छोटे छोटे बर्फ़ आ रहे हैं। और ये देखो ये कुछ शिप का सामान वगैरह है। ओ भाई शिप का सामान नहीं है, ये वेल के दांत हैं। ये देखो आप लोगों को ना मैं फॉकलैंड आइलैंड पे भी दिखाया था, देखो इतने बड़े बड़े होते हैं ये, 1 2 3 4 5। हो भाई इस तरफ देखो, ये पूरी वेल की हड्डी है, वहाँ पर वेल की हड्डी है। जब यहाँ पर पीक टाइम था उस टाइम पे यहाँ पर 300 लोग काम करते थे, सिर्फ वेल को काटते थे, ब्लबर जो है उनका जलाते थे, ऑयल निकालते थे, मीट जो रहता था वो रखते थे, बाकी समुद्र में फेंक देते थे। ओ भाई अरे यार यहाँ पर आप लोगों को हार्पून देखने मिलेगा। मैं बताता हूँ आप लोगों को इसका कैसे यूज़ करते थे वेल को मारने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखो तो ग्रिट वीकेंड के बारे में एक बोर्ड सा बना हुआ है, देखो लिखा हुआ है ग्रिट वीकेंड वेलिंग स्टेशन। तो यार यहाँ पर सारी जो डिटेल देख रहे हो, यहाँ पर देखो नंबर वाइज लिखा हुआ है 1 2 3 4। यहाँ पर जो 7 नंबर है शिप एंड जेटीज, ये देखो ये शिप एंड जेटीज, ये सामने वाली शिप है, ये इसके बारे में दिया गया है। ये ओरिजिनली बनी थी 1906 में बेवरली लंदन में, और ये वर्ल्ड वॉर 1 में ये नॉर्थ सी में एज अ पेट्रोलिंग ड्यूटी के लिए काम करती थी, माइम स्वीपिंग करती थी, ये सारा कुछ काम करती थी। फिर उसके बाद इसको बेच दिए नॉर्वेजियन ओनर को, और ये बनी भाई पहली नॉर्वेजियन ट्रॉलर। और कुछ सालों के बाद इसको वेल कैचर बनाया गया नॉर्वे में। फिर उसके बाद भाई यहाँ पर ग्रिट वीकेंड पे ये जो शिप है ये आई 1926 में, और ये तब से लेके 1964 तक, जब तक यहाँ पर ये सिस्टम बंद नहीं हुआ तब तक इसमें वो लोग वेलिंग करते थे। और सिर्फ वेलिंग नहीं करते थे, ये लोग साइड बिजनेस के लिए सील भी पकड़ के मारते थे, क्योंकि जो एलिफेंट सील होती है वो भी भाई 4000 किलो तक हो सकती है, तो उसको भी मार के ये लोग, उसका भी फैट ब्लबर होता है, उसको जला के ऑयल निकालते थे। और ऐसा बोलते हैं भाई ये जो फैक्ट्रियाँ हैं, एक टाइम पे ऐसा हो गया कि पहले जब आए थे ये लोग तो ये लोग पेट्रोल डीजल ला के फैक्ट्री चलाते थे, लेकिन इनके पास इतना ऑयल हो गया कि वो पेट्रोल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जो ऑयल इन लोग यहाँ से निकालते थे ना ब्लबर से, उसी से फैक्ट्री चला लेते थे। तो ये है भाई 1904 में बनी हुई शिप, वर्ल्ड वॉर 1 में भी थी, फिर नॉर्वे में वहाँ पर वेल पकड़ी, फिर वहाँ से पूरा ट्रैवल करके ये यहाँ पर आई 1927 में। चलो सारी चीज़ मैं आप लोगों को ना आराम से बताऊँगा। पहले आप लोगों को मैं अंदर दिखा देता हूँ म्यूज़ियम में है क्या चीज़ें। और ये म्यूज़ियम ना भाई साल के 7 महीना बंद रहता है, सिर्फ 5 महीना अभी जो गर्मी चालू हो रही है उसमें चालू होता है। और इसको बोलते हैं दुनिया का सबसे रिमोट म्यूज़ियम। यहाँ पर जो भी चीज़ आपको दिखेगी ना, म्यूज़ियम, यहाँ पर एक चर्च है, वो सब दुनिया के सबसे रिमोट है, क्योंकि यहाँ से सबसे नज़दीक जो लैंड है वो है अंटार्कटिका। यहाँ से भाई फॉकलैंड आइलैंड भी नज़दीक नहीं है, सबसे नज़दीक यहाँ से अंटार्कटिका है, बताओ। देखो ये सब में फैट जला देते। चलो पहले अंदर चलते हैं। चलो भाई साहब ये है एंट्रेंस म्यूज़ियम की, ओपन है अभी तो, द बोनर रूम। ओ भाई साहब ये देखो, सबसे पहले एंट्रेंस पे आप लोगों को दुनिया की सबसे बड़ी एल्बाट्रॉस देखने मिलेगी, जिसका नाम है भाई वंडरिंग एल्बाट्रॉस। 12 फीट लंबे भाई इसके पर है खाली। और यहाँ पर देखो वो वेलिंग पीरियड के सारे कुछ रस्सियाँ और ये सब चीज़ रखी हुई है। और देखो इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है रोप मेकिंग, रस्सियाँ कैसे बनाते थे। और ये हारपून है जो बाहर रखा हुआ है जिससे मारते थे। चलो विज़िट करते हैं। वैसे तो यार म्यूज़ियम ना मुझे इतना कुछ खास नहीं लग रहा है, इससे खास ना मुझे बाहर का एरिया दिख रहा है जहाँ पर रॉ चीज़ें रखी हुई है जो यूज़ किए थे। ये देखो, ओ भाई साहब ये देखो, ये ना वो टाइम का ऑयल भी रखे हैं जो वेल से निकाले थे। क्योंकि अभी कैसा है,
ये सारी चीज़ों को बहुत टाइम नहीं हो गया, 500-600 साल नहीं हुआ है, ये 100 साल से भी कम की बात है। तो ये लोग सारी चीज़ प्रिजर्व करके रखे हैं। यहाँ पर भी व्हेल की हड्डियाँ देखने मिलेगी। ये देखो फाउंडर मीटर्स, प्रेशर। और ये भाई साहब, इसको मुझे ब्लर करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो पूरा प्रोसेस बना हुआ है। पहले व्हेल कैच करके लाए, उसको रखे अंदर, फिर उसको बीच से फाड़े, फिर फाड़ने के बाद देखो पूरा ना ऐसा फटा फटा सा लग रहा है, पूरा फैट दिख रहा है उसका। फिर उसके बाद देखो उसको काट के जो मेन मेन पार्ट है वो निकालने लगे। फिर देखो चीज़ें डिवाइड करने लगे। भाई साहब, अभी जहाँ हम बाहर खड़े थे ना, वो पहले ऐसा हुआ करता था। ये देखो, जहाँ लिटरली मैं खड़े होकर आपको दिखा रहा था ना, ग्रेट वीकेंड के बारे में लिखा था, वहाँ पर ऐसी बड़ी बड़ी वेल रखे रहती थी। और देखो वो सामने जो शिप खड़ा था, उसका सारा सिस्टम मीटर यहाँ पर निकाल के रख दिए हैं। क्रेजी है भाई। और ये एक हारपून है। ये देखो भाई, बड़े बड़े बर्तन से रखे हुए हैं। ये सारे बड़े बड़े चम्मच में ये लोग उबाला करते थे। ये भी कुछ टाइप की मशीन है। और इसमें ना आप लोगों को देखो, जो सारी मशीन देखने मिलेगी उसमें आप लोगों को नॉर्वेजियन भाषा में सारी चीज़ें देखने मिलेगी, क्योंकि यहाँ के जो सारे वेलिंग स्टेशन थे वो ऑलमोस्ट नॉर्वेजियन थे। नॉर्वे के लोग यहाँ पर आके वेल पकड़ते थे, क्योंकि वो जो रीजन में रहते हैं नॉर्वे में, वहाँ पर भी वेल मिलती है, तो उनको मालूम है वेलिंग भाई कितनी प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है। तो इस वजह से वो यहाँ पर आए थे। लेकिन भाई नॉर्वे की कंपनी अपना रजिस्टर जो करी थी वो अर्जेंटीना देश में रजिस्टर करी थी, क्योंकि वहाँ पर मछलियाँ बेचना आसान है, वो नज़दीक भी है। इसलिए देखो ना, सारी मशीनों पे आप लोगों को नॉर्वे की चीज़ें देखने मिलेगी। लैंग्वेज, ये देखो यहाँ पर भी नॉर्वे की लैंग्वेज है। चलो बाहर चलते हैं। यहाँ पर तो बस जो चीज़ दिखाना चाहते हैं वो रखी है। बाहर जो है ना, वहाँ पर रॉ पूरे हथियार रखे हुए हैं। वहाँ मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ कि यहाँ पर हुआ क्या था। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है कि वेल का कौन सा पार्ट कहाँ पर यूज़ होता है। ये तो पूरा चाइनीज़ में लिखा हुआ है, लेकिन आपको अगर देखना तो ट्रांसलेट करके देख सकते हो। कोई चीज़ से खाना बनता है, कोई चीज़ से जूस बनता है, कोई चीज़ से दवा बनती है, कोई चीज़ से मेडिसिन बनती है, कोई चीज़ से देखो बैडमिंटन रैकेट बनता है, कोई चीज़ से ऑयल बनता है। क्रेजी है भाई। तो यार म्यूज़ियम में तो आप लोगों को मैं थोड़ी बहुत चीज़ बता दिया। चलिए मैं आप लोगों को ना सबसे पहले यहाँ पर जो सबसे ख़राब चीज़ होती थी, जो वेलिंग इंडस्ट्री थी यहाँ की, मेरे पीछे पीछे देख सकते हो भाई बड़े बड़े वेलिंग स्टेशन। चलिए पहले ना थोड़ा सा आप लोगों को वेलिंग के बारे में बता दूँ। जो वेलिंग है ये तो चल रही है भाई कई हज़ार साल से। जो इनुइट लोग होते थे ग्रीनलैंड के, वहाँ पर चलती थी। जापानीज़ लोग करते थे भाई हज़ारों साल पहले, दवा के लिए, खाने के लिए। लेकिन फिर भी वो लेवल पे वेलों को नहीं मारा जाता था। बस अपने ज़रूरत के लिए थोड़ी सी वेल को ये लोग मारते थे, मेडिसिन के लिए और थोड़े से खाने के लिए। आप लोगों को बताया। फिर पीरियड आता है एज ऑफ सेल का। ये होता है 1600 से लेके 1800 के बीच में, जहाँ पर थोड़ी सी वेलिंग बढ़ जाती है। जो ब्रिटिश सेलर होते हैं, अमेरिकन सेलर होते हैं, जो डच सेलर होते हैं, वो थोड़ी सी वेलिंग बढ़ाते हैं आर्टिक के रीजन में। फिर उसके बाद सेंचुरी आती है 20th सेंचुरी, 1900 चालू होता है। उसको बोलते हैं द इंडस्ट्रियल वेलिंग एरा, जिसमें सबसे ज़्यादा वेलों को मारा गया। आप लोगों को अगर मैं पूरा नंबर बताऊंगा आपके होश उड़ जाएंगे। सिर्फ सदर्न हेमिस्फीयर में तकरीबन 4 मिलियन वेलों को मारा गया। 4 मिलियन मानी 40 लाख। आपको 40 लाख वो बड़ा नंबर नहीं लगेगा, लेकिन एक वेल का अगर आप साइज़ देखो तो वो तो भाई यहाँ पर ये जो जगह देख रहे हो, यहाँ पर बड़ी बड़ी वेल पड़े रहती थी। वहाँ से स्टार्ट होता था, यहाँ तक आती थी। इतनी बड़ी बड़ी वेल होती है। और भाई जो दुनिया की सबसे बड़ी वेल होती है ब्लू वेल, वो तो लिटरली एक टाइम पे एक्सटिंक्ट पे आ गई थी, लिटरली ख़त्म होने आ गई थी। और भाई जो 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग हुई थी, जब आप लोगों को बताया इंडस्ट्रियल वेलिंग एरा आया, उसमें ना जो नॉर्वेजियन सेलर हुआ करते थे, वो बहुत सारे अलग अलग टेक्निक लाए वेल को मारने और उसको कैप्चर करके उसको यूज़ करने के लिए। जैसे कि आपको बताऊं, नॉर्वेजियन लोग इन्वेंट किए थे हारपून। हारपून क्या होता है? ऐसा मारो, बड़ी सी गन होती है ढप से, और वेल को निकाल लो पानी में। चलिए मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा प्रोसेस समझाता हूँ कि वेलिंग होती कैसी है। तो ऐसी ऐसी नाव में जाते थे समुद्र के अंदर, और एक आदमी बाइनोकुलर्स लेके वो ऊपर बैठे रहता था, जो देखते रहता था वेल कब ऐसे सांस लेती, तो पानी आता है ना ऊपर, तो वो ढूंढते रहता था कि कहाँ पर उसको ऐसी वेल दिख जाए। जैसी वेल दिखती थी तो उनका हंट चालू हो जाता था। अब उसके पीछे जाना है तो भाई बम फोड़ के थोड़ा उसको इधर उधर डाइवर्ट करते थे। फिर उसके बाद जब नज़दीक आ जाते थे तो उसको, ये जो देख रहे हो यहाँ पर आप लोगों को ऐसे हारपून्स देखने मिलेंगे। ये देखिए, ऐसे बड़े बड़े
हार्पून ये मशीन में लगा के, ये देखो कितना नोकीला सा रहता है, अंदर जाके ये सब फट जाता है। जैसे ही इसको मारेंगे ना भाई, इसका पॉइंट वेल के अंदर घुसा और वो फट के एकदम उसको मार देता है, एकदम मतलब खून खून हो जाता है समुंदर। फिर उसको ये लोग उठा के अपने डेक के अंदर लेके आते हैं। और कभी कभी तो ये लोग क्या करते थे कि डेक में ही काम चालू कर देते थे। जैसी वेल आई डेक के अंदर, उसको काट के ब्लबर अलग कर दिए, मीट अलग कर दिए, सब अलग करना चालू कर दिए, या फिर उसको ड्रैग करके यहाँ तक लेके आते थे। फिर यहाँ से उसको खींच के उतार के यहाँ सारा प्रोसेस चालू करते थे। ब्लबर जो रहता था, देखो ऐसे बड़े बड़े कंटेनर में उसको जलाया जाता था। चलिए मैं आप लोगों को अब दिखाता हूँ ये वेलिंग स्टेशन। ये अभी तो बंद हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर एक ख़राब सी हिस्ट्री गुजरी है और ये बहुत मैसिव है यार, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े वेलिंग स्टेशन है। और साउथ जॉर्जिया में अपने पीक पे 7 बड़े बड़े वेलिंग स्टेशन हुआ करते थे, जहाँ पर हर समर के हर दिन पे एटलीस्ट 25 से 30 वेलों को मारा जाता था और उसको मीट और सारी चीज़ प्रोसेस की जाती थी। ये देखो, अब वेलिंग इंडस्ट्री के अंदर की चीज़ें तो मुझे मालूम नहीं है, तो मुझे नहीं मालूम ये किस चीज़ में काम आता होगा। ये बड़े बड़े कंटेनर में मुझे लग रहा है ऑयल को रखा जाता था, जो फिर अमेरिका, यूरोप ऐसे ऐसे देशों को बेचा जाता था। वो टाइम पे ना ये बिल्कुल पीक पे था। और आपको बताऊं, ये जो वेलिंग इंडस्ट्री लिटरली बंद हुई ना, लोग तो बोलते हैं एनवायरनमेंट के लिए बंद हुई है, लोगों को वेल की फिक्र होने लगी, लेकिन मैं बताऊं ना भाई, ये वेलिंग अभी भी छुप के चलती है। ये बंद इसलिए हुई थी क्योंकि वो टाइम पे ना डीजल और पेट्रोल ज़्यादा पीक पे आने लगा था 1930s के बाद में, तो इसका डिमांड थोड़ा सा कम हो गया था, इसके लिए बंद हुई थी। अगर प्रॉफिट वैसे ही रहता, सब वैसे ही रहता, ये लोग आज भी कंटिन्यू रखते हैं और अभी भी कंटिन्यू करते हैं भाई। जापान और नॉर्वे में अभी भी पकड़ते हैं, लेकिन उसकी कुछ लिमिट है। चलो भाई देखते हैं और क्या है। सोचो ना, ऐसे पहाड़ों में ठंडी में ये लोग यहाँ पर काम करते थे। ऐसे एक वेलिंग स्टेशन पे 300 लोग हुआ करते थे नॉर्वे के। कितने बड़े बड़े कंटेनर हैं ये, होंगे कम से कम भाई, कुछ नहीं बोल के तो ये है भाई, मेरा ख्याल है 10 फीट, 20 फीट, 25 फीट का होगा ये। और आएगा इसके अंदर भाई 10,000 लीटर, या फिर और ज़्यादा आ सकता है, या फिर 50,000 लीटर का भी हो सकता है। इतना ऑयल आता है। और स्नोफॉल तो भाई कंटिन्यू चल ही रहा है। तो हम बात करते करते, वेलिंग स्टेशन दिखाते दिखाते, मैं आप लोगों को सबसे पहले दुनिया की सबसे सदर्न मोस्ट और सबसे अलग थलग बसी हुई चर्च दिखाऊंगा, जो यहाँ पर ग्रिथविकन, एक नॉर्वेजियन चर्च है, जो यहाँ पर जो सेलर लोग आए थे, ये लोग जो भाई मार के लोग करते थे, वो बनाए थे। और साथ ही साथ सर अर्नेस्ट शेकल्टन की कब्र भी उस तरफ है, जहाँ पर हमको 11:30 बजे मिलना है एक टोस्ट के लिए। चलो देखो ना, अब ये फैक्ट्री देखोगे तो इतनी पुरानी नहीं हुई है, क्योंकि अभी भाई तकरीबन 1965 से अभी जोड़ लो भाई, कितना साल हुआ, 60 साल ही गुजरा है। इस वजह से आप लोगों को रबर और ये सब अब देखने मिलेगा। अभी 200-300 साल जाएगा तब झड़ेगा। वो भाई यहाँ पर चेन देखो, इतनी मोटी मोटी सी चेन रखी हुई है। ये क्या है ना, बर्फ़ से छुपी हुई है, इसलिए दिख रहा नहीं है। और अगर आप थक गए ना तो आप बैठ नहीं सकते, वहाँ पर प्रोहिबिटेड है बैठना। तो छोड़ो, आप क्राउच भी नहीं कर सकते हो, ऐसा मतलब झुक भी नहीं सकते हो, बैंड भी नहीं हो सकते हो। साला कितनी मशीन रखी हुई है, क्या क्या काम होता होगा इसका मालूम ही नहीं। ये देखो, ये कितनी फ्रेश सी लग रही है, ऐसा लग रहा है अभी भी काम चलता है। और ये एक फैक्ट्री है भाई, ये एक वेलिंग स्टेशन है, यहाँ पर अभी 7 और हैं। तो यार चर्च जाने से पहले, चर्च तो भाई सीधा सीधा वहाँ से निकल जाएंगे, पहले हम यहाँ चलते हैं यार, ये जगह को भी देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। वैसे तो सारा कुछ खंडर ही पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी देखते हैं यार। आप में से शायद कोई जानता रहेगा ये वेलिंग के बारे में डिटेल में, या फिर वो कभी ये इंडस्ट्री में रहा होगा, या फिर इसके बारे में पढ़ा होगा, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये काय की मशीन है भाई, गेट शेड ऑन, भाई मोटी सी रस्सी सी लगी हुई है। मुझे लग रहा है ना, इससे वेल को खींचा जाता था। ये देखो, ये इतनी पावरफुल जो रस्सी है ना, ये मेटल की, इससे खींचा जाता था, क्योंकि इतनी बड़ी होती थी, ऐसे इंसान तो खींच के ला ही नहीं सकते। ऐसे ही कुछ होता होगा, यहाँ से घुमाते थे कुछ लोग मिलके। और यहाँ पर ना ये जगह के बारे में डिटेल लिखी हुई है जगह जगह पे। हाँ ये देखो, ब्लबर कोकरी, यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑयल वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वेल ब्लबर इनटू 2 rows ऑफ 12 टॉल प्रेशर कुकर। हाँ भाई, ये जो देख रहे हो, 6 इस तरफ 6 उस तरफ, इसमें ब्लबर का जो तेल होता है ना, जो वेल का तेल होता है, ऑयल होता है, उसको इसमें एक्सट्रैक्ट किया जाता था। और वो ऑयल जमा करने के लिए यहाँ पर प्रोसेस लिखा हुआ है, द स्ट्रिप्स ऑफ ब्लबर फ्रॉम फ्लेंसिंग प्लान वेर कट इनटू स्मॉल पीसेस बाय रोटेटिंग कटर। मतलब जो ब्लबर होता था, उसका जो पार्ट रहता था मेन, उसको कट करके छोटे छोटे पीस में लाया जाता था रोटेटिंग कटर से। फिर पूरा डिटेल भाई आप यहाँ से पढ़ सकते हो, अगर बताने लगा तो बोरिंग सा हो जाएगा। यहाँ पर मीट एक्सट्रैक्ट हो रही है, यहाँ पर रोटेटिंग कटर है जो ब्लबर काटता है, और फिर उसके बाद ये सारे बड़े बड़े बॉयलर्स में रखा जाता था ब्लबर को। भाई
ये देखो, ये चेन देखो, वो तो छोटी थी जो आपको दिखाया, ये तो इतनी मोटी है लिटरली। अभी गर्मियाँ चालू हो रही है, इस वजह से थोड़ा सा स्नो है। और ये तो समझ गया, जहाँ पर ये बड़े बड़े बॉयलर देखने मिले, 6 इधर है 6 उधर है, इसमें वो ब्लबर का जो ऑयल आता था, जो वेल का ऑयल आता था, उसको रखा जाता था। ये स्टोरेज रहता था, इसमें बॉयल वगैरह करते रहेंगे। देखो ये छोटी छोटी मशीनें भी हैं। और यार जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं, सारे जो लोग थे हमारे वो ज़्यादातर उस तरफ गए हैं, बहुत कम लोग इस तरफ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ देखो कितना है। और मैं आप लोगों को ना इस वीडियो में ज़्यादा कुछ फोकस नहीं कर रहा हूँ वाइल्ड लाइफ के बारे में। वाइल्ड लाइफ तो आगे हम यहाँ पर साउथ जॉर्जिया में 3 और लैंडिंग करने वाले हैं, कल परसों और नरसों। तो आप लोगों को वाइल्ड लाइफ में दिखाऊंगा। वैसे ऑलरेडी मैं आप लोगों को थोड़ी वाइल्ड लाइफ कल दिखा दिया था, एलिफेंट, सील, किंग पेंगुइन, जेंटो पेंगुइन और नॉर्मल सील सब दिखा दिया था। वैसे कुछ सील, एलिफेंट सील वहाँ पर है, मैं आप लोगों को लास्ट में दिखा दूंगा, क्योंकि ये वीडियो में ना भाई आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताना है यार। अभी तो ये वेलिंग चल रही है, फिर उसके बाद सर शेकल्टन की स्टोरी बताना है, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई, जिसके बारे में मैं बहुत पढ़ा हूँ। ये मुझे लग रहा है ना हार्पून वाली मशीन है, जिसे वो करते हैं। अभी शायद इसके अंदर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं मालूम नहीं, देखता हूँ मैं। एक वेलिंग स्टेशन के अंदर आ गया मैं। हाँ क्या बड़ी बड़ी मशीन रखी हुई है यार। चलो थोड़ा सा अंदर जाते हैं। मैं तो भाई नहीं जाता, लेकिन वहाँ पर देखा एक आदमी जा रहे हैं, तो मतलब भाई चलो अपने लोग भी बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। यहाँ पर सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम लगे हुए हैं। इसके अंदर भाई वो लोग वेल का ऑयल भरते थे, ये देखो। कोई भी चीज़ को मैं छू नहीं सकता हूँ, बस आपको दिखा सकता हूँ। और यार ये सब एंटार्कटिक या फिर एंटार्क्टिका की अच्छी बात ये है कि यहाँ पर बड़े प्रेडेटर नहीं होते हैं। बड़े प्रेडेटर तो होते हैं वो जो सील वगैरह होती है, लेकिन वो इतने हार्मफुल नहीं होते, दूर रहते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ भाई, जैसे बड़े बड़े वो होते हैं ना पोलार बेर। पोलार बेर सिर्फ आप लोगों को आर्टिक रीजन में देखने मिलेंगे, नॉर्थ में, साउथ में होते ही नहीं है। कितना अजीब सा सिस्टम है ना। अरे यार मैं इतना चल के आया हूँ, देखो यहाँ पर और बड़े बड़े पूरे कंटेनर से रखे हुए हैं, कई कई लाख लीटर आता होगा भाई। मैं लिटरली अभी वहाँ पर खड़ा था, मैं बोला अभी कैमरा रखता हूँ, 10-15 मिनट मैं घूमता हूँ, अगर कुछ स्पेशल दिखा तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो मेरे को क्या देखने मिला सामने, एक सेकेंड, ये देखो किंग पेंगुइन जा रहा है। बाकी किंग पेंगुइन कितने बड़े होते हैं बाकी पेंगुइन से। अरे अरे ये तो बर्फ़ में खेल रहा है। चलिए मैं आपको आगे से दिखाता हूँ। बर्फ़ में पूरा लेट सा गया है। तो ये देखिए भाई साहब, चलते चलते मैं पहुंच गया दुनिया की सबसे अलग बसी हुई चर्च, जो कि एक नॉर्वेजियन चर्च है, जो यहाँ पर भाई वेलिंग इंडस्ट्री में काम करते थे वो लोगों ने बनाया था। और अगर चर्च के स्टार्टिंग में देखो तो वहाँ पर लिखा हुआ है भाई एनो 1913। एनो मतलब होता है भाई ईयर, 1913 तो मतलब आज से तकरीबन 112 साल पहले बनी हुई है ये चर्च। चलिए देखते हैं अंदर जाने मिलता है, अंदर जाने की जगह। हाँ अंदर जा रहे हैं लोग। चर्च कैसा पूरे पहाड़ों से घिरी हुई है यार, और बहुत बड़े बड़े पहाड़ है भाई, ऐसा लग रहा नहीं होगा लेकिन एकदम ऐसे खड़े से हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ये चर्च के बारे में, जैसे कि आप लोगों को बताया था, ये एक नॉर्वेजियन चर्च है जो बनी थी यहाँ पर वेलर से 1913 में। ये तो आप लोगों को बताया था। यहाँ पर लिखा हुआ है दिस टिपिकल नॉर्वेजियन चर्च इज वन ऑफ द मोस्ट सडनली इन द वर्ल्ड एंड वाज बिल्ड बाय C.A. लार्सन। ये जो नाम देख रहे हो ना भाई, ये सबसे पहले यहाँ पर वेलिंग इंट्रोड्यूस किए थे। सबसे बड़े कल्प्रिट आप बोल सकते हो यही है, जो यहाँ पर ये वेलिंग वाला पूरा सिस्टम लाए थे 1904 में। और यहाँ पर और भी डिटेल दी गई है, जैसे भाई यहाँ पर क्रिसमस ईव सेलिब्रेट किए थे। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है इस चर्च में कुछ शादियाँ भी हुई थी, कुछ बैप्टिज्म भी हुए थे। और दिस चर्च हैज़ बीन यूज मोर ऑफन फॉर फ्यूनरल्स एंड कॉन्सर्ट। ये जो चर्च है यहाँ पर फ्यूनरल्स भी होते थे, जो मैयत होती थी तो यहाँ पर जो उनको प्रेयर वगैरह होता था वो यहाँ पर होता था। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि सर अर्नेस्ट शेकल्टन की बॉडी यहाँ पर चर्च में लेके आए थे दफनाने से पहले, क्योंकि आपको मालूम होगा भाई हर धर्म में अलग अलग प्रोसीजर रहता है। तो क्रिश्चियनिटी में यहाँ पर चर्च में लेके आते हैं बॉडी, फिर उसके बाद वहाँ प्रेयर पढ़ते हैं, फिर उसको वहाँ से बरियल साइड पे लेके आते हैं जो कि उस तरफ है। तो यहाँ पर ही हुआ था भाई सर अर्नेस्ट शेकल्टन का जो भी सारा प्रोसेस। चलिए मैं आप लोगों को अब चर्च दिखाता हूँ। हाँ पुराना सा तो लग रहा है भाई, हल्का फुल्का मेंटेन किए हैं। चलो भाई
ओह हो, ये तो एकदम पुराना सा चर्च है यार। ये देखो, यहाँ पर ये पूरे लकड़ी की सीटिंग बनी हुई है। और आपको एक बहुत यूनिक चीज़ बताता हूँ इस चर्च के बारे में। ये चर्च जो है ये मोस्टली बना हुआ है लकड़ियों से। देखो यहाँ की सीट, यहाँ की दीवार, यहाँ की खिड़कियाँ, वो देखो वो जो चीज़ है वो भी लकड़ी से बनी हुई है। ये लकड़ी जो थी, वो जो शिप का कबाड़ बसता था ना, जो शिप डूब जाती थी या फिर जो शिप ख़राब हो जाती थी, वो शिप से ये बनाए हैं चर्च को। मतलब टूटी शिप से पूरा चर्च खड़ा कर दिए। और इधर देखो, यहाँ पर जो इनके पादरी होते हैं, पेस्टर होते हैं, फादर होते हैं, वो यहाँ पर खड़े रहते हैं। और ये मेन साइंस है। और यहाँ पर अगर आप एक यूनिक चीज़ देखो, यहाँ पर आप लोगों को जीसस का स्टैचू देखने नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे सेक्ट होते हैं ये क्रिश्चियनिटी में जो मूर्ति पे बिलीव नहीं करते हैं, वो लोग नहीं रखते हैं। ये देखो यहाँ पर वैसे सिर्फ एक क्रॉस बना हुआ है। और देखो कैप्टन C.A. लार्सन के बारे में बता रहा था मैं। और अगर आप बिल्कुल यहाँ पर देखो तो यहाँ पर एक रजिस्टर बना हुआ है जहाँ पर लिखा हुआ है कि 1913 से लेके 1931 के बीच में यहाँ पर कौन आया था। देखो कुछ लोग इंग्लैंड से आए हुए लिखे हुए हैं। क्या बात है यार। ओ भाई, यहाँ पर देखो 1992 जब सर अर्नेस्ट शेकल्टन मरे थे, उनका भी नाम लिखा हुआ है। सर अर्नेस्ट शेकल्टन आए थे यहाँ पर 5/1/1992। और ये सारे लोग आए थे उनके फ्यूनरल में। भाई रजिस्टर में सर अर्नेस्ट शेकल्टन की एंट्री है। और ये भी यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल वगैरह दी गई है भाई। यहाँ पर जो बैप्टिज़म हुआ जो भी है। और एक सेकंड फ्लोर भी है, देखो ऊपर। अच्छा, वहाँ पर जाके खुद से घंटी बजा सकते हो। वो देखो हमारे ग्रुप वाले घंटी बजा रहे हैं। चलो अपने लोग घंटी बजा के क्या ही करेंगे। तो ये है भाई दुनिया का सबसे सदर्न मोस्ट चर्च, जो पूरा शिप के कबाड़ से बना हुआ है। और जहाँ पर सर शेकल्टन का यहाँ पर आखिरी प्रेयर हुआ है। चलो बाहर चलते हैं सबसे मेन चीज़ को डिस्कस करने, सर अर्नेस्ट शेकल्टन की ग्रेव पे। और वो सारी बातें आप लोगों को बताता हूँ जो सर अर्नेस्ट शेकल्टन को ग्रेट बनाती है और वन ऑफ द बेस्ट सेलर बनाती है ऑफ ऑल टाइम। भाई यहाँ पर तो फुटबॉल ग्राउंड भी है, इसके बारे में तो मुझे मालूम ही नहीं था। ये देखो एक रिंग आप लोगों को यहाँ पर देखने मिलेगी और दूसरा साइड की रिंग आप लोगों को वहाँ पर देखने मिलेगी। अब नॉर्वेजियन लोग थे भाई, यूरोपियंस लोग थे, तो वहाँ पर उन लोग को फुटबॉल ज़्यादा खेलते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर फुटबॉल रिंग भी बना के रखे हैं। दुनिया की सबसे अलग थलग बसा हुआ फुटबॉल रिंग। तो यार वो देखिए, वहाँ से चर्च से मैं चल चल के जा रहा हूँ सर अर्नेस्ट शेकल्टन की ग्रेव की तरफ। और यार यहाँ पर ना एक दो नहीं, बहुत सारे ऐसे आप लोगों को अबेंडेंड शिप देखने मिलेंगे जो वेलिंग के लिए यूज़ होते थे। बाकी यहाँ से नज़ारा देखो ना, कितनी मस्त आवाज़ आ रही है यार पानियों की। ये देखो, ये पूरे ऊपर ग्लेशियर से पानी आ रहे हैं। और अगर मैं आप लोगों को साउथ जॉर्जिया के बारे में बताऊं, साउथ जॉर्जिया आइलैंड में भाई तकरीबन 90% पूरे ग्लेशियर से घिरा हुआ है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंडी और इतने ग्लेशियर हैं। और कुछ ग्लेशियर तो भाई कई 100 कई हज़ार साल से पिघले नहीं है, बिल्कुल वैसे ही है। लेकिन अभी भाई ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के चलते हुए यहाँ के भी ग्लेशियर पूरे पिघल से रहे हैं। और एक बीच का मैं आप लोगों को फोटो दिखाऊंगा, जो बीच दिख ही नहीं रही थी, पानी है, पानी के बाद ऐसे बड़े बड़े ना ऐसे ग्लेशियर से खड़े हुए थे। लेकिन अभी अगर आप देखो तो पूरे पिघल गए हैं पिछले 49 से 50 साल में, और वो एक बीच बन गई है। क्लाइमेट चेंज भाई बहुत तगड़ा इफेक्ट कर रहा है यार यहाँ पर। और ये एक खंडर सा कोई घर सा बना हुआ है, ये भी मुझे लग रहा है वो वेलिंग पीरियड का ही होगा। और यहाँ पर देखो आप लोगों को गाड़ी देखने मिलेगी जिस पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ साउथ जॉर्जिया बिल्डिंग एंड हेरिटेज। बस 30-40 लोग रहते हैं, उनके पास भी गाड़ी है। गवर्नमेंट के लोग हैं भाई, बस वही लोग रहते हैं। एकदम खटारा से बिल्डिंग है यार। और देखो हमारे ग्रुप के सारे लोग देखो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। मैं आप लोगों को भाई वहाँ अपने ग्रुप के लोगों को दिखा रहा था, वहाँ पर खड़े हैं। लेकिन यहाँ पर देखो मुझे क्या देखने मिला। ये है एलिफेंट सील, जो 4-4 हज़ार किलो तक होते हैं। अभी तो सो रहा है, बस उसके पास से गुजर नहीं सकते, हमको ये रास्ता लेना पड़ेगा। चलिए थोड़ा करीब से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यार कितना मोटा सा है ना, लेकिन इसके मोटापे पे नहीं जाना। ये की स्पीड से भाग सकता है, मतलब इंसान को भी टेक ओवर करके उसको कैच कर सकता है। भाई यार काफ़ी दूर था यार, हम कहाँ से चलना चालू किए, चल चल के
फाइनली भाई थोड़ा सा दूर बचा हुआ है, ये जो बाड़ा सा देख रहे हो वहाँ पर है भाई सर अर्नेस्ट शैकल्टन की ग्रेव। चलिए पहले वहाँ चलते हैं। पहले मैं आप लोगों को जो यहाँ का एक रिचुअल है, जो लोग टोस्ट करते हैं और ग्रेव है, वो दिखा देता हूँ। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को पूरी डिटेल बताता हूँ सर अर्नेस्ट शैकल्टन के बारे में, जो उनका एक्सपीरियंस, खतरनाक एडवेंचर किए थे अंटार्कटिका का। बाकी नज़ारा देखो यार, कितना मस्त दिख रहा है यार। और हालत ख़राब हो गई यार, ठंडी में ना थकान भी काफ़ी ज़्यादा होती है। हमको ठीक 11:30 बजे यहाँ पर बुलाए थे और 11:30 बज के चले गए हैं। अभी भी बहुत सारे लोग देखो पीछे आ रहे हैं, देखो अभी तक वहाँ पर है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप एंटर करोगे ना तो आपको और भी कब्रें देखने मिलेगी। देखो यहाँ पर लाइन से हैं, इस तरफ लाइन से हैं। ये जो बाद में लोग यहाँ पर मरे ना, तो उनको भी यहाँ पर दफनाया गया। जैसे वो वाली जो कब्र देख रहे हो वो 26 अप्रैल 1982। तो यार यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं, जो भी लोग यहाँ फिर काम करने आते हैं, अगर वो मरते हैं तो कब्रिस्तान है ही नहीं भाई यहाँ पर, तो उनको यहीं दफनाते हैं। अभी चलते हैं भाई सबसे मेन आदमी के पास में। यहाँ पर आप लोगों को देखने मिलेगी, ये है सर अर्नेस्ट शैकल्टन। देखो उनका पूरा नाम लिखा हुआ है, अर्नेस्ट हेनरी शैकल्टन एक्सप्लोरर। और देखो 15 फरवरी 1874 को वो पैदा हुए और 1922 को उनका देहांत हुआ। वो 1922 को मरे, मतलब 48 की एज में दुनिया से चल बसे, हार्ट अटैक से मरे थे भाई। और आपको एक स्पेशल बात बताता हूँ इनके टूम की, इनकी कवर की। जो इनका फेस होता है वो कहीं और ईस्ट की तरफ रखते हैं, लेकिन इनका फेस जो है वो उल्टी तरफ अंटार्कटिका की तरफ मुंह करके रखे हैं। अगर बाकी कवर देखो सब एक तरफ है, देखो भाई ऐसी 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 है। सिर्फ एक ये कवर है जो इस तरफ है, सीधा अंटार्कटिका की तरफ है, क्योंकि ये अंटार्कटिका को भाई फेमस करने वाले आदमी, तो इनको एक अलग से थोड़ा सा वो किए हैं। अब यहाँ पर देखो कब्रिस्तान में सारे लोग आ रहे हैं वो टोस्ट के लिए। वहाँ से ना अभी गाड़ी से हमारी जो हमारी शिप देख रहे हो, वहाँ से ज़ोडिएक में भर के दारू लेके आए हैं। यहाँ पर वो टोस्ट करेंगे। टोस्ट मतलब वो चीयर्स करेंगे। मैं तो भाई पीता नहीं हूँ, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा पीछे हट जाऊँगा या फिर साइड में आ जाऊँगा कहीं। वो देखो भाई सारे लोग पीना चालू कर दिए, विस्की, दारू, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं कि भाई जिसको विस्की चाहिए तो वहाँ पर वो पी लो, वहाँ पर किसी और को कुछ और चाहिए तो वहाँ पर वो ले लो। तो ये देखो भाई बिल्कुल कब्रिस्तान में देखो ये पूरी कब्रें हैं। ये देखो ये है सर अर्नेस्ट शैकल्टन की कब्र और यहीं पे ये टोस्ट चलेगा। अलग सा रिचुअल है। सबके हाथ में देखो छोटा छोटा ग्लास भी आप लोगों को देखने मिलेगा। भाई साहब मैं तो जूस ले रहा हूँ। Okay. थैंक यू। तो भाई जो दारू नहीं पीता है उनको दे दिए भाई ऑरेंज जूस। मैं टोस्ट तो नहीं करूँगा, मैं खींच लूँगा ऐसी। क्या ही करना है टोस्ट भाई। ये देखो वो कर रहे हैं हमारे जो टीम लीडर हैं। Enrique Shackleton. To the brave, por los valientes, to the adventurers, por los aventureros, to the explorers, for the ones free of spirit, por aquellos libres de espíritu. Cheers, salud. Mr. Shackleton, well done, guys. तो यार आप लोगों ने देखा सारे लोग टोस्ट किए, मैं तो भाई खाली जूस लेके अपना साइड में बैठ के पी लिया। तो भाई चलिए शैकल्टन के बाजू में खड़े खड़े हम थोड़ा उनके बारे में बताते हैं। तो सर अर्नेस्ट शैकल्टन एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर थे जो खतरनाक एडवेंचर पे जाते थे। और मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ भाई, 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ भाई, आज से तकरीबन 120 साल पहले। और उस टाइम पे ना पोलार एक्सपीडिशन जो होते थे, जो नॉर्थ पोल को एक्सप्लोर करते थे, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। और उस टाइम तक बहुत सारे लोग नॉर्थ पोल ऑलरेडी एक्सप्लोर कर लिए थे। और जो दुनिया का एक अनएक्सप्लोर जगह बची थी वो सिर्फ थी अंटार्कटिका और साउथ पोल, जहां पर वो टाइम तक कोई भी इंसान नहीं गया था। तो सर अर्नेस्ट शैकल्टन क्या प्लान करते हैं, मैं बनूंगा भाई सबसे पहला आदमी साउथ पोल पहुंचने वाला। तो सारा कुछ प्लान करते हैं, फिर सारा कुछ चंदा इकट्ठा करते हैं सारे लोगों से कि भाई चंदा दे दो, मैं ऐसा कुछ एक्सपीडिशन करने जा रहा हूँ। फिर वो एक एक्सपीडिशन लॉन्च करते हैं जिसका नाम होता है इंपीरियल ट्रांस एंटार्क्टिक एक्सपीडिशन। लेकिन भाई जब ये सारा कुछ प्रोसेस करते हैं, सारा कुछ चंदा इकट्ठा करके अपनी शिप बनाते हैं, तब मालूम पड़ता है कि भाई वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया 1914 में। और सर अर्नेस्ट शैकल्टन भाई काफ़ी वेल नोन आदमी थे। तो वो उस टाइम विंस्टन चर्चिल को बोलते हैं कि अगर वर्ल्ड वॉर में मेरी शिप की ज़रूरत है तो आप ले सकते हो, मैं अपने देश के लिए अपनी शिप दे सकता हूँ। तो विंस्टन चर्चिल आपको मालूम होगा वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन उस टाइम तक भाई वर्ल्ड वॉर 1 में वो एक भाई कोई पोस्ट पे थे, लॉर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ एक बड़े पोस्ट पे थे। तो वो बोलते हैं सर अर्नेस्ट शैकल्टन को कि प्रोसीड विथ योर एक्सपीडिशन, आप अपने एक्सपीडिशन पे निकल जाओ। तब फाइनली लंदन से 8 अगस्त 1914 एंडोरेंस जहाज़ निकलता है 28 लोगों के साथ सर अर्नेस्ट शैकल्टन अंटार्कटिका के लिए। और तकरीबन 1 सवा 1 महीने बाद
वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं साउथ जॉर्जिया आइलैंड। बिल्कुल यहाँ पर पहुँचते हैं क्योंकि ये आखिरी सेटलमेंट होता है, ह्यूमन सेटलमेंट। इसके बाद सिर्फ बर्फ़ का पहाड़। वहाँ पर अंटार्कटिका में कोई भी नहीं रहता था उस टाइम तक, अभी भी कोई नहीं रहता, बस रिसर्च स्टेशन है अभी, लेकिन उस टाइम तक वहाँ पर रिसर्च स्टेशन भी हुआ नहीं करते थे। तो वो लोग यहाँ पर रुके, अपने शिप में खाना पीना लोड किया, सारी तैयारी करे। कुछ महीना जो वहाँ पर उन लोगों को एकदम कठिन सफ़र गुजारना है, तो वो लोग यहाँ पर सारा कुछ पैक करके फिर फाइनली 5 दिसंबर 1914 को शेकल्टन और साथ में 27-28 जो लोग थे वो निकलते हैं अंटार्कटिका के लिए। अगर अंटार्कटिका की तरफ निकलते साथ उनको खराब वेदर का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो कैसे कैसे करके वेडल सी के पास पहुंच जाते हैं जो अंटार्कटिका के पास है। उनका प्लान ये था कि वो वेडल सी के साइड से पैदल चलना चालू करेंगे और सबसे पहले पहुंचेंगे वो साउथ पोल, फिर साउथ पोल से दूसरी तरफ पैदल चलना चालू करेंगे और वो निकलेंगे रॉस सी की तरफ। इससे वो दुनिया के पहले लोग हो जाते हैं जो अंटार्कटिका को पूरा पैदल पार किए। और ये जो जर्नी थी ये टोटल 3000 किलोमीटर की थी, जिसमें अगर सब कुछ सही रहा तो 120 दिन लगना था। लेकिन साउथ जॉर्जिया से निकलने के बस अगले महीने यानी जनवरी 1915 में वो फंस जाते हैं वेडल सी की बर्फ में, अंटार्कटिका की जमीन से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर। और यहीं से स्टार्ट होता है एक लंबा स्ट्रगल दुनिया के सबसे खतरनाक कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका में। और वहां पर कुछ महीना फंसने के बाद उनकी शिप टूट जाती है और वो फिर समुद्र में डूब जाती है। अब भाई शेकल्टन अपनी टीम के साथ फंसे हुए हैं, उनका शिप भी डूब गया है, सारे लोग एक आइसबर्ग पे फंसे हुए हैं, ना कोई रेडियो है, ना कोई टेलीफोन है, ना ही कोई बाहर की दुनिया से कम्युनिकेशन है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम खाना भी बहुत ज्यादा लिमिटेड है। उनको भाई पेंगुइन मार के खाना पड़ा, सील मार के खाना पड़ा, कुछ लोग अपने कुत्ते मार के खाए। इतना ज्यादा स्ट्रगल और ऐसी चीज करना पड़ा भाई सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि अंटार्कटिका में भाई और कुछ चीज तो है नहीं। और यहाँ पर भाई सर अर्नेस्ट शेकल्टन को जो लीडरशिप क्वालिटी है वो सबसे ज्यादा काम आई, सारे लोगों को मोटिवेट रखे, क्योंकि बहुत सारे जो क्रू थे वो तो सोच लिए थे भाई अब भाई इस सिचुएशन से वो कभी अपने घर वापस नहीं जा पाएंगे, अब वो यहाँ पर मर जाएंगे। लेकिन सर अर्नेस्ट शेकल्टन ने सबको मोटिवेट करके रखा, सबको बोला भाई कुछ नहीं होना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद सबसे खतरनाक सफर करते हैं सर अर्नेस्ट शेकल्टन। वो क्या करते हैं, उनके पास होता है रेस्क्यू बोट, जिसमें वो कुछ क्रू को लेके दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्र ड्रेक पैसेज पार करते हैं वो छोटी सी बोट में, और पहुंचते हैं साउथ जॉर्जिया, जिसमें तकरीबन 16 दिन लगते हैं। लेकिन जब वो साउथ जॉर्जिया पहुंचते हैं तो उनको मालूम पड़ता है कि वो दूसरे साइड पे लैंड किए हैं, क्योंकि साउथ जॉर्जिया का जो आइलैंड है उसकी एक तरफ में कोई भी नहीं रहता है और उसके दूसरी तरफ जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर बस व्हेलिंग स्टेशन है। तो फिर पूरा साउथ जॉर्जिया का आइलैंड, पूरा बर्फीला पहाड़ जो आप देख रहे हो, इसको पार करके वो यहाँ पर बिल्कुल इस जगह पे पहुंचते हैं। फिर वो यहाँ पर पहुंच के मदद मांगते हैं, सारे लोगों को रेस्क्यू करने वापस अंटार्कटिका जाते हैं। और पूरे 2 साल बाद 30 अगस्त 1916 सारे लोगों को वापस रेस्क्यू करके लेके आते हैं जिंदा। कोई भी नहीं मरे रहता, सारे लोग वैसे ही जिंदा रहते हैं। तो ये थी सर अर्नेस्ट शेकल्टन की स्टोरी। इसको तो मैं ऊपर से बताया हूं, अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो भाई साहब फाइनली आप लोगों को ग्रिफ वीकेंड, यहाँ पर आप लोगों को ये जो ग्रेव थी, ये जो पूरी व्हेलिंग फैक्ट्री थी, सब दिखा के फाइनली अब हम जा रहे हैं हमारे ज़ोडिएक के पास, जहाँ से हम वापस हमारी शिप में चले जाएंगे। और यहाँ का अगर आप लैंड देखो तो इतना अजीब सा है ना, ये देखिए अजीब से टेढ़े मेढ़े रास्ते से बने हुए हैं, पूरा बर्फ़ जमा हुआ है, ऐसा कूद कूद के जाना पड़ रहा है भाई यहाँ से, ये देखो। और इसके अंदर पैर चले गया ना भाई तो ये थोड़ा गहरा है, आपका पैर डूब जाएगा। बाकी जगह देखो यार, आपको दिखाया कितनी ज़्यादा खूबसूरत थी और कितनी बेकार सी हिस्ट्री थी यहाँ पे। ओ भाई यहाँ पर हम चल रहे हैं, वो देखो एक एलिफेंट सील हमारे बाजू में, कितने पास में है यार। और देखो ये मैं एक आप लोगों को दिखा रहा था, इस तरफ अगर आप देखोगे उस तरफ तो आप लोगों को 8-10 देखने मिलेगी। और चलो भाई साहब आ गई है हमारी ज़ोडिएक और हम आखिरी हैं, बाकी सारे लोग चले गए हैं। चलो तो यार ये देखिए हम निकल गए हैं यहाँ से। और देखो भाई यहाँ पर सील देखो कैसी आवाज़ कर रही है, ये है एलिफेंट सील। होप आप इंजॉय किए रहेंगे भाई। अभी तो आधा दिन हुआ है, इसके बाद भी कहीं और जाएंगे शाम को, अभी तो भी लंच का टाइम है। तो भाई साहब आ गए हम वापस हमारी शिप में। और ये ना भाई हम कोई ओपन समुद्र में नहीं है, फिर भी देखो लहर कितनी ऊंची ऊंची सी आ रही है। और आज बाहर बारबेक्यू लगा के रखे हैं, लेकिन हमारा भाई कुछ काम ही नहीं है, यहाँ पर वेजिटेरियन ऑप्शन है ही नहीं। वो वेजिटेरियन मांग रहा हूँ तो वो ना टमाटर बारबेक्यू करके दे रहा है, वो खा के क्या ही करेंगे यार। तो भाई साहब लंच वगैरह करने के बाद, कुछ टाइम इंतजार करने के बाद अभी हो रहे हैं शाम के 4:30 और हम फिर से करने जा रहे हैं लैंडिंग। ये रहा हमारा शिप
और सामने हम जा रहे हैं, ये जगह का नाम है स्ट्रोमनेस। ये यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा व्हेलिंग स्टेशन है। और ये हमारे एक्सपेडिशन शिप की अच्छी बात यही है कि हमको बार बार लैंड करने मिलता है। अगर आप क्रूज शिप से आओगे तो आपको लैंडिंग ज़्यादा बार मिलेगी नहीं। ये एक्सपेडिशन शिप है, इस वजह से हमको बार बार लैंडिंग करने के लिए मिलता है। तो चलिए मैं बोला आप लोगों को यहाँ भी दिखा देता हूँ कि ये स्ट्रोमनेस व्हेलिंग स्टेशन पे क्या है। थोड़ी सी और भी आप लोगों को बातें बताऊंगा। तैयार हो गई है हमारी सेकंड लैंडिंग स्ट्रोमनेस बे पे। और उतरते साथ मैं सबसे पहले आप लोगों को लेके जा रहा हूँ ये सामने स्ट्रोमनेस व्हेलिंग स्टेशन। इसकी एक यूनिक बात है, मैं आप लोगों को वहाँ जाके बताता हूँ। और भाई जब मैं लैंड कर रहा था, मैं आपको क्लिप शेयर करूँगा, एक पेंगुइन हमारे बोट के साथ ही तैरते तैरते जा रहा था। बहुत प्यारा सा भाई, आस पास बहुत फास्ट तैरते हैं ये। तो यार ये देखो हम पहुँच गए हैं स्ट्रोमनेस व्हेलिंग स्टेशन के पास। और देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई ये बाउंड्री है, इसके आगे आप नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर डेंजर और अनसेफ चीज़ें आप लोगों को मिलेगी बाय ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ साउथ जॉर्जिया एंड सैंडविच आइलैंड। तो यार ये स्ट्रोमनेस व्हेलिंग स्टेशन पे अंदर जाना इसलिए अलाउड नहीं है, जैसे कि आप लोगों को मैं सुबह बताया था कि यहाँ पर 7 बड़े बड़े व्हेलिंग स्टेशन हुआ करते थे, जो उसमें सबसे मेन था ग्रेट विकेन, वो आप लोगों को मैं दिखा दिया। वहाँ पर अंदर जाना अलाउड था, लेकिन ये जो दूसरा सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट व्हेलिंग स्टेशन है स्ट्रोमनेस का, यहाँ पर अंदर जाना इसलिए अलाउड नहीं है क्योंकि जब व्हेलिंग बंद हुई थी 1965 पे, जब उसको बैन लगा था कि अब व्हेलिंग कर नहीं सकते, तो ये जो सारे व्हेलिंग स्टेशन थे ये उसको वैसे ही छोड़ दिया गया। अंदर जो कांटे थे, खून था, टॉक्सिक केमिकल, लेड जो थी, सब उसको वैसे ही छोड़ दिए। सिर्फ जो ग्रेट वीकेंड वाला था उसको धो के क्लियर कर दिए ताकि टूरिस्ट आके देख सके। और ये क्लीन बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा बोलना है भाई कि अगर हम अंदर जाते हैं तो अंदर जो इतने ख़राब केमिकल हैं वो आपके अंदर सांस से जा सकते हैं, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, यहाँ तक मर सकते हैं। इतने खतरनाक केमिकल यूज़ हुए थे भाई फैक्ट्रियों के अंदर। और सोचो लोग यहाँ पर काम करते थे। और आज भाई इतना साल गुजरने के बाद, तकरीबन भाई 60 साल से ज़्यादा गुजरने के बाद, आज भी हम ये व्हेलिंग स्टेशन के 200 मीटर दूर ही खड़े रह सकते हैं, हम नज़दीक जा ही नहीं सकते हैं। तो ये देखो भाई, ये था स्ट्रोमनेस व्हेलिंग स्टेशन जहाँ पर बहुत व्हेलों को मारा गया है। यहाँ पर सेम अमाउंट ऑफ व्हेल को मारा गया है भाई जितना ग्रेट वीकेंड में मारा गया है, क्योंकि ये जो थी, ये यहाँ का जो एक्सेस है समुद्र का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो यहाँ पर बहुत सारी व्हेलों को लेके आया जाता था। और यहाँ पर भी अगर देखो तो ऐसे बड़े बड़े टैंकर से लगे हुए हैं, ये देखो बड़ी बड़ी मशीनें, फिर वो देखो विंड सा लगा हुआ है। और यार आप लोगों के ना दिमाग में ये आया होगा कि ये इतना ज़्यादा मतलब व्हेलों को क्यों मारते थे, मतलब इसका फ़ायदा क्या था और ये ऑयल से काम क्या होता था। जो व्हेल का ऑयल निकलता था वो भाई क्वालिटी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता था, तो सबसे टॉप क्वालिटी का होता था, उससे भाई कुकिंग करते थे, वो खाने में काम आ जाता था। फिर जो दूसरे टाइप का होता था उससे साबुन बनता था, दवा बनती थी। और जो तीसरे ग्रेड का होता था उससे हथियार बनते थे भाई। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर बहुत सारे हथियार ऐसे बने थे जिसमें व्हेल का ऑयल यूज़ हुआ था। इस वजह से भाई इतना व्हेल को मारा जाता था भाई। कभी खाने में यूज़ हो गया अच्छा ग्रेड है तो, अब से कम ग्रेड है तो साबुन बन गया, या फिर दवा बन गई, उससे कम ग्रेड है तो उसको हथियारों में डाल दिए। और अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पर आप लोगों को ऐसे बड़े बड़े सील के स्केलेटन भी देखने मिलेंगे। ये देखो इतना बड़ा स्केलेटन तो भाई सील का ही होगा, कितने साल पहले मर के यहाँ पर पड़ा होगा। और वहाँ पर भी अगर आप देखो दूर पे, आप लोगों को बहुत सारी लेपर्ड सील देखने मिलेगी। और ये देखो चंगू मंगू घूम रहे हैं। चंगू मंगू का सिर्फ मंगू ही घूम रहा है। यार कभी कभी ना मैं ये जगह को देखते देखते ना मैं रुक जाता हूँ, मतलब ये कितनी अनटच और एकदम अलग सी जगह है भाई। कई जानवर मरे पड़े हैं, पूरी हड्डी हड्डी सी पड़ी हुई है, एकदम अनटच नेचर आप लोगों को यहाँ पर देखने मिलेगा। और यार शायद मैं अभी तक आप लोगों को बताया नहीं हूँ, ये जो हमारा एक्सपीडिशन है ये कोई क्रूज़ नहीं है, ये कोई घूमने फिरने वाली चीज़ नहीं है, ये एक एक्सपीडिशन है। ये जो शिप है ये अमेरिका की गवर्नमेंट यूज़ करती थी पहले रिसर्च के लिए। इसको जो कंपनी है एंट्रोपली, वो ख़रीद के इसको पोलार एक्सपीडिशन के लिए यूज़ करते हैं। और ये एक्सपीडिशन है, ये कोई क्रूज़ और घूमने वाली जगह नहीं है। इसमें वो लोग आते हैं जो रिसर्च करते हैं, जो भाई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, रिसर्चर, ये टाइप के लोग यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा देखने मिलेंगे। इसमें कोई आप लोगों को पूल, सोना, खाने पीने की मस्त जगह ऐसे देखने नहीं मिलेगी। एकदम मिनिमम से हमको खाना मिलता है, मिनिमम से अंदर इंटीरियर आप लोगों को देखने मिलेंगे। तो ये कोई लग्जरी शिप नहीं है। और इसका फ़ायदा ये है कि हमारा जो शिप है वो ऐसी ऐसी जगह पे जा सकता है जहाँ पर क्रूज शिप नहीं जा सकते हैं। क्योंकि देखो अभी जैसे वो पीछे वाला एरिया है, वहाँ से बड़े बड़े क्रूज शिप नहीं आ सकते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। दोनों तरफ भाई जो अगर डीप थोड़ा सा कम रहेगा तो शिप पास नहीं हो सकता है। लेकिन जो हमारा शिप है
ये भाई बहुत ज़्यादा हार्ड कोर है। जो इसका नीचे का पार्ट है उसको कुछ तो बोलते हैं भाई, वो इसके अंदर डबल लगा है। जो भाई कभी आइसबर्ग आया गलती से तो उसको तोड़ देता है। तो ये क्रेजी शिप और ये क्रेजी एक्सपीडिशन है। कभी इसके बारे में आगे आराम से वीडियो में बताऊंगा कि क्रूज शिप और एक्सपीडिशन शिप में क्या फ़र्क होता है। और बात करते करते सामने देखो, किंग पेंगुइन की एक छोटी सी कॉलोनी के पास पहुंच गया। ये लोग ना भाई इतना शांत इसलिए रहते हैं, ये अभी इनका ना मीटिंग पीरियड चल रहा है। शायद उनके पैर के नीचे उनका अंडा होगा या फिर अभी वो नहा के आए हैं। तो भाई साहब उधर जाने की जगह मैं थोड़ा टाइम इधर आके यहाँ पर आराम से ना रुक गया था। अब बैठ तो सकता नहीं हूँ भाई, खड़े खड़े ये नज़ारे को एंजॉय कर रहा था और थोड़ा बहुत फ़ोटो लिया। राज भैया यहाँ पर आए थे। मैं बोला भाई पहाड़ चढ़ के क्या ही करेंगे, क्योंकि अभी 3 दिन और हमको लैंड करना है पूरा साउथ जॉर्जिया में। अब भाई भागने की जगह थोड़ा स्लो होके एंजॉय करते हैं। और हवा भी इतनी ज़्यादा चल रही है ना भाई, मैं आपको बता नहीं सकता। देखो ये देखो पानी कैसा वेव्स बना रहा है, ये देखिए। तो इसलिए मैं बोला भाई वेदर कभी भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि दोपहर में ना आधे 1 घंटे के लिए थोड़ा सा वेदर ख़राब हुआ था। मैं आ गया भाई वापस ज़ोडिएक के पास। अब भाई जब यहाँ से पहली ज़ोडिएक चलेगी मैं चले जाऊँगा शिप के अंदर। आज तो ज़्यादा कुछ और बचा नहीं है दिखाने के लिए, क्योंकि अभी बस ज़ोडिएक से जाएंगे, वहाँ पर डिनर करके थोड़ा भाई चाय कॉफ़ी करके फिर आराम से सो ही जाएंगे। तो करते हैं इस वीडियो को ख़त्म। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा बन गया होगा। तो भाई अगर आपको वो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में मज़ेदार।